तो ओपन एआई का जो नया एआई मॉडल है GPT-5, इसको लेकर आजकल काफी घमाघमी सी है। सवाल यही उठ रहा है कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपग्रेड है या कुछ बड़ा बदलाव है। हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। टेक ब्लॉग्स हैं, यूजर फोरम है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, विकिपीडिया भी है। अच्छा। तो कोशिश यही है कि समझें कि ये GPT-5 असल में है क्या कर सकता है, और ये GPT-4 से अलग कैसे है। और जो इतनी बातें हो रही हैं, उत्साह भी है, चिंताएं भी हैं, उनका सच क्या है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। GPT-5 इसमें नया क्या है, मतलब खास बातें क्या है? मैंने सुना है रफ्तार बहुत तेज हो गई है और सोचने समझने की मतलब तर्क क्षमता वो भी बेहतर हुई है। हाँ, कई रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। और बात सिर्फ तेजी की नहीं है। ओपन एआई असल में जोर दे रहा है गहरी तर्क क्षमता पर। कुछ लोग तो मजाक में या शायद सीरियसली PhD लेवल कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। PhD लेवल? अच्छा। हाँ, और इसकी कॉन्टेक्स्ट मेमोरी यानी याद रखने की क्षमता वो भी काफी बढ़ गई है। तो अब बहुत लंबी बातचीत हो सकती है और ये रियल टाइम में वेब से जानकारी ले सकता है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। अच्छा, मतलब ताज़ा जानकारी। बिल्कुल, वेरीफाइड जानकारी। और हम मल्टी मॉडल कैपेसिटीज का भी जिक्र है। मतलब अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं, बल्कि तस्वीरें, ऑडियो, यहाँ तक कि वीडियो जनरेशन की भी बातें सुनने में आ रही हैं। और वो जो एक बड़ी समस्या थी हैलुसिनेशंस की, मतलब जब एआई गलत या मनगढ़ंत जानकारी दे देता है, उसका क्या हुआ? हाँ, उस पर भी काफी काम हुआ लगता है। कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि इसमें 40% तक की कमी आई है। 40%? हाँ, और साथ ही ये अब शायद थोड़े ज्यादा सुरक्षित जवाब देता है, मतलब हानिकारक सवालों से बचता है। विकिपीडिया पर सेफ कंप्लीशंस और कम सहमत जवाबों का जिक्र है। एक और चीज है GPT-5 नैनो। नैनो वो क्या है? शायद ये ऑन डिवाइस चलाने के लिए होगा, मतलब फोन या लैपटॉप पर सीधे। और हाँ, अब वो मॉडल स्विचर नहीं है, एक ही यूनिफाइड आर्किटेक्चर है। और जो पेड यूजर्स हैं उनके लिए डीप रिसर्च जैसे कुछ नए फीचर्स की भी चर्चा है। ये सब सुनने में तो काफी प्रभावशाली लगता है, लेकिन आजकल एआई की दुनिया में कंपटीशन भी तो बहुत है। तो बाकियों के मुकाबले ये कैसा है? बिल्कुल सही सवाल। कुछ तुलनाएं आई हैं, जैसे टॉम्स गाइड ने इसकी तुलना गूगल के जेमिनी 2.5 प्रो से की। हाँ, क्या नतीजा निकला? उन्होंने पाया कि GPT-5 बातचीत में ज्यादा नेचुरल है, ज्यादा क्रिएटिव है और सवाल के पीछे का जो इरादा है उसे बेहतर समझता है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे वो अनानास पिज्जा वाली बहस या फिर $100 में पूरे हफ्ते का फैमिली मील प्लान बनाने जैसा कुछ। अच्छा। लेकिन हाँ, ये एआई की रेस है। गूगल है, एंथ्रोपिक का क्लॉड है, डीप सीक है, सब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। GPT-5 भले ही एडवांस हो, पर अकेला नहीं है। और ये भी एक बात है जो कुछ एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं, जैसे डॉक्टर गोपाल का जिक्र आता है कि क्या ये मॉडल सिर्फ हमारी बातचीत का तरीका बदल रहे हैं या सच में कोई नई तरह की समस्याएं हल कर रहे हैं। और इनके दावों को वेरीफाई करना भी तो मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल। और फिर लॉन्च को लेकर भी कुछ मुद्दे उठे। जब ये आया तो शुरुआत में यूजर्स ने शिकायत की कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, कभी कुछ। बाद में सैम ऑल्टमैन ने माना कि हाँ, कोई राउटर की समस्या थी। फिर पुराने मॉडल्स को बिना बताए हटा दिया गया, जिससे भी कई यूजर्स नाराज हुए। हालांकि बाद में कुछ वापस लाए गए। और मैंने ये भी पढ़ा कि कुछ यूजर्स को लगा कि इसका व्यक्तित्व बदल गया है, मतलब उन्हें ये ज्यादा फ्लैट या भाव शून्य या कम क्रिएटिव सा लगा। किसी ने तो थके हुए सेक्रेटरी जैसा भी कहा। हाँ, इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। रेडिट वगैरह पर काफी चर्चा हुई और सैम ऑल्टमैन पर भी आरोप लगे कि वो जरूरत से ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तो हुई यूजर की बात, लेकिन उपयोगिता से परे कुछ गहरी चिंताएं भी तो होंगी। नैतिक मुद्दे, सुरक्षा। हाँ, वो भी हैं। जैसे पक्षपात का मुद्दा है, प्राइवेसी है, साहित्यिक चोरी, कॉपीराइट, ये सब बातें उठ रही हैं। और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल हैं। कुछ सिक्योरिटी रिसर्चर्स जैसे SPLX और न्यूरल ट्रस्ट, उन्होंने इसमें कमियां निकाली हैं। कमियां? कैसी कमियां? जैसे जेल ब्रेकिंग, मतलब एआई को उसकी तय प्रोग्रामिंग से हटकर कुछ करने पर मजबूर करना, या कॉन्टेक्स्ट पॉइजनिंग, उसे ऐसी जानकारी देना जिससे वो गुमराह हो जाए। और ये सब ओपन एआई के सुरक्षा के दावों के बावजूद सामने आया है। ओह, तो फिर एंटरप्राइज मतलब बड़ी कंपनियों के लिए इसके इस्तेमाल पर सवाल उठ सकता है? बिल्कुल, ये सवाल तो उठता है कि ये कितना तैयार है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए। और हाँ, एक और बात, ये कितनी बिजली खाता है, इसकी ऊर्जा खपत, वो अभी भी एक रहस्य जैसा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो क्या तस्वीर बनती है? मतलब GPT-5
जाहिर तौर पर GPT-4 से ज़्यादा शक्तिशाली है, स्पीड में, मल्टीमोडल में, तर्क में। हाँ, कई मायनों में तो है। लेकिन लॉन्च थोड़ा गड़बड़ रहा। यूजर्स की राय मिली-जुली है और सुरक्षा और नैतिकता के सवाल अभी भी बने हुए हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये कोई क्रांतिकारी छलांग नहीं, बल्कि एक रिफाइंड प्रोडक्ट ज़्यादा है, जैसा कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं? हाँ, शायद ये कहना ज़्यादा सही होगा। अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो GPT-5 शायद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI की तरफ एक और कदम है, लेकिन शायद उतना बड़ा नहीं जितना इसका प्रचार हुआ। असली चुनौती सिर्फ कैपेबिलिटी बढ़ाना नहीं है। असली चुनौती है इन मॉडल्स को भरोसेमंद बनाना, सुरक्षित बनाना और इस तरह से हमारी जिंदगी में लाना कि वो वाकई फायदेमंद हो। और ये जो यूजर एक्सपीरियंस की समस्याएं हैं या सुरक्षा की खामियां हैं, वो इसी गैप को दिखाती हैं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आता है ना? जैसे जैसे ये AI हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुस रहे हैं, कैलेंडर मैनेज करना, ईमेल लिखना, यहाँ तक कि थेरेपी जैसी सलाह देना, जिसकी चिंता खुद सैम ऑल्टमैन ने भी जताई थी। हाँ, ये चिंता का विषय तो है। तो हम इंसानों को इस नई दुनिया में ठीक से रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए किस तरह की नई समझ या लिटरेसी विकसित करने की जरूरत पड़ेगी? खास तौर पर तब जब कौन सी जानकारी सही है, कौन सी गलत,